हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग अपने बोर्ड पे कि आज का टॉपिक है भारत में डच कंपनी का आगमन, यानी कि डचों का आगमन। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के तहत भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम लोगों ने प्रथम 2 वीडियो में भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डचों का आगमन। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आया था, ये तो आपको ही पता है, और गया भी सबसे बाद में था। और पुर्तगालियों के बाद भारत में आएगा डच। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नोलिस डहस्टमान। कार्नोलिस डहस्टमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था, जो लगभग 1596 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1596 ईस्वी में। उसके बाद भारत में उन लोगों ने डच कंपनी की स्थापना करी और इन लोगों का जो उद्देश्य था वो मसालों के व्यापार पर ज़्यादा ध्यान था। डचों का जो ध्यान था वो मसालों के व्यापार पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान था। यही कारण है कि वो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से सिर्फ मसाले के निर्यात पर ज़्यादा जोर देगा और इंडोनेशिया पर अधिकार भी करेगा। कहते हैं कि बाद में इनका जो ध्यान था मसालों के व्यापार से अलग हटकर सूती वस्त्र के व्यापार में लग गया और यह इन्होंने भारतीय सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बना दिया। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसके कारण अंग्रेज डचों को परास्त कर देगा, माने हरा देगा, पराजित कर देगा बेदरा के युद्ध में, और वहीं पर 1759 ईस्वी में डचों का हिस्सा खत्म हो जाएगा। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर फिर अपने देश चला जाएगा। डच से हम लोग संबंधित यह सवाल जुड़ता है कि आखिर डच थे कौन, किस देश के थे? हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड, जिसका वर्तमान में नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड, जो जर्मनी के आसपास अवस्थित है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन। तो डच थे कौन? डच थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। लिसा टेन द्वारा भारत पर एक पुस्तक लिखी गई थी। लिसा टेन के द्वारा भारत के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक को पढ़कर डचों को भारत आने के लिए प्रोत्साहन मिला। वो पुस्तक को पढ़कर भारत आने के लिए क्या हुआ? प्रोत्साहित हुआ। उस व्यक्ति का क्या नाम था? लिसा टेन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत पर। 1602 ईस्वी डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में डच के संसदीय प्रस्तावों पर के आधार पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है। इस डच कंपनी का मूल नाम मतलब ओरिजिनल नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। क्या नाम था? यहां नोट करेंगे आप लोग। बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। जब ये कंपनी इंडिया में आई तो वो अपने साथ कुल जमा पूंजी भी लेके आई। उस समय इसकी कुल जमा पूंजी कितनी था? 65 लाख गिल्डर। डच का यह क्या था? मुद्रा। डच का मुद्रा क्या था? 65 लाख गिल्डर। इतनी रुपया लेके वह भारत में व्यापार करने आया था। जब वो भारत में व्यापार करने आएगा तो अपनी पहली डच फैक्ट्री की स्थापना करेगा 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने दक्षिण भारत के मुसलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री को स्थापित किया था। क्या किया था? पहली डच फैक्ट्री। बराबर सवाल बनते हैं कि डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुसलीपट्टनम में। कब की? तो 1605 ईस्वी में की, दक्षिण भारत में। और जो मुसलीपट्टनम थी, यहां से डच
नील का निर्यात करते थे। किस वस्तु का निर्यात करते थे? नील। नील का मतलब समझ रहे हैं ना, खेतों में नील उपजाया जाता था जिससे कपड़ों को रंगने के काम आता था। ये जो नील होते थे प्राकृतिक होते थे और कपड़ों के रंगने के काम आते थे। ये नील का महत्व तब कम होगा जब जर्मनी में कृत्रिम नील का आविष्कार हो जाएगा। और जो नील की खेती होती थी, आपको तो पता ही है, चंपारण नील आंदोलन। तो जिस भूमि पे, जिस खेत में नील की खेती होती थी, उसकी उपजाऊ क्षमता घट जाती थी। तो नील का निर्यात कहां से होता था ज्यादा? मुसल्लीपट्टनम से। उससे पहले डचों ने, जब डच की सरकार ने यानी कि हॉलैंड सरकार ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में तथा पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए 21 वर्षों का अधिकार दिया था। कितने वर्षों का? तो 21 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था कि आप 21 वर्ष तक भारत और पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़े तो आप युद्ध भी कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और यही नहीं, कंपनी की देखरेख के लिए 17 व्यक्तियों का बोर्ड ऑफ मेंबर भी बनाया गया था। बोर्ड ऑफ मेंबर जो सरकार के आदेश के आधार पर काम करती थी। कौन सी सरकार? डच सरकार के आदेश के अनुरूप ही ये 17 व्यक्तियों की जो बोर्ड ऑफ मेंबर कमेटी थी वह काम करती थी। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार का इस कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, आइए हम लोग अपने मूल पॉइंट पे आते हैं। डचों ने मसाला द्वीप पुंज को अपना शुरुआती केंद्र बनाया। जब उसने दक्षिण पूर्वी एशिया देश में आया तो भारत आने से पहले इन्होंने इंडोनेशिया, जिसका नाम क्या है? मसाला द्वीप, को अपना प्रारंभिक केंद्र बिंदु बनाया था। उसके बाद 1605 ईस्वी में इसने मुसल्लीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री को स्थापित किया था। डच लोग भारत से मुख्यतः किस किस चीज का व्यापार करते थे, यहां देखेंगे हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या? मसाले। रियली बात है, जो भी पश्चिमी देश आएंगे, यूरोपीय देश आएंगे, उसके मूल पदार्थों में, व्यापारिक पदार्थों में मसाले का नाम होगा ही होगा। ठीक है, मसाले, नील, सोरा का उत्पादन बिहार में होता था और बिहार से ही निर्यात किया जाता था। सवाल भी है कि जो डच आए थे बिहार से किस वस्तु का निर्यात करते थे? तो सोरा। वही सोरा जो धोबी कपड़ा धोने के काम में लाता है। फिर सूती वस्त्र, अफीम, बिहार से भी अफीम का निर्यात करता था ये डच लोग। तो भारत से कौन कौन से पदार्थ मुख्य थे जो डच यहां से निर्यात करते थे? तो मसाले, नील, सोरा, सूती वस्त्र और अफीम आदि का निर्यात करते थे। ठीक है, आगे चल करके डच ने मसाले को महत्व को कम करते हुए भारतीय कपड़ों को ज्यादा महत्व दिया। यानी कि डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों को महत्व दिया और ज्यादा से ज्यादा निर्यात पर बल दिया। भारतीय कपड़े का मतलब यह हो जाएगा सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र। कौन सा वस्त्र? सूती वस्त्र। 1605 ईस्वी में मुसल्लीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। आगे चल करके 1610 ईस्वी में पुलिकट में दूसरी डच फैक्ट्री स्थापित होगी। 1616 ईस्वी में सूरत में स्थापित होगी। कहते हैं जो भी वाणिज्यिक कंपनी आएगी वो सूरत में जरूर अपना व्यापार केंद्र या व्यापारिक कोठी खोलने का काम करेगी, क्योंकि उस समय सूरत जो था भारत के प्रमुख व्यापारिक नगर था। पुलिकट में गोल्डिरिया नामक किलाबंदी बस्ती का निर्माण कराया गया था, जो कि भारत में एकमात्र डचों की किलाबंद बस्ती थी। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि डचों ने भारत में जो फैक्ट्रियां बनाई थी उसमें मात्र एक गोल्डिरिया ही एक ऐसा बस्ती था जिसमें किलाबंदी किया गया था। बाकी किसी भी फैक्ट्री में किलाबंदी, बस्ती में किलाबंदी नहीं किया जाएगा। ठीक है,
1616 में जब सूरत में डचों ने फैक्ट्री स्थापित की तो आगे चल करके डच का यह सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान बन गया। यानी कि डचों को सबसे ज़्यादा आमदनी किस फैक्ट्री से होती थी? तो सूरत से होती थी। क्यों होती थी? आपको तो पता ही है, सूरत उस समय भारत का प्रमुख व्यापारिक नगर भी था। अब आते हैं भारत से भारतीय वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से भारतीय वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डच ने भारत में ही भारतीय वस्तु बनाया, उसको निर्यात करने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया। यहां पर मैं यह लिखना भूल गया था, पुलिकट जो कि 1610 में डचों ने वहां पर फैक्ट्री खोली थी और गोल्डिया नाम की किलाबंद बस्ती थी, तो वहीं से पुलिकट से ही डच अपने स्वर्ण सिक्के पगोडा को ढालते थे। यानी कि व्यापार करने के लिए डचों ने सिक्का भी ढालना शुरू किया, जिसका नाम था पगोडा। क्या नाम था? पगोडा। कहां से ढालते थे? तो पुलिकट से। पगोडा। आ रही बात समझ में आप लोगों को? आप लोग जरूर ध्यान देंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब डच जो क्या करेंगे, अपने साम्राज्य के विस्तार करना शुरू करेगा, भारत में नहीं दूसरे देश में। डचों ने 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर वहां बैटविया नामक नगर की स्थापना किया। जकार्ता को जीतकर वहां बैटविया नामक नगर की स्थापना किया। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से दक्षिण पूर्वी एशिया देश के प्रमुख व्यापारिक मंडल मलक्का को जीत लिया। और 1658 ईस्वी में सिलोन यानी कि श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले बिहार के जो सुशील कुमार थे, उनसे ये सवाल ही पूछा गया था केबीसी में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजों ने किससे जीता था? तो यहां आंसर क्या था? डच। यानी कि डच जो थे अंडमान निकोबार, मलक्का, सिलोन आदि पर कब्जा जमा के रखे थे। उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हुआ। अब आते हैं बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित किया गया। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहां स्थापित किया गया? पिपली में। ठीक है, लेकिन पिपली में से ज्यादा इन लोगों ने बालासोर की ओर ध्यान दिया, बालासोर के। लेकिन ये दोनों कंपनी की ओर ध्यान देने के बजाय इनका मुख्य बिंदु चिंसूरा हो जाएगा और सारा का सारा ध्यान केंद्रित कहां हो जाएगा? चिंसूरा। और वही बंगाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बनेगा चिंसूरा। ठीक है, 1653 ईस्वी में चिंसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया। 1653 ईस्वी में चिंसूरा जो बंगाल में था अधिक शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया। यहां पर डचों ने गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण करवाया। किस किले का निर्माण करवाया? तो गुस्ताबुल। अब आते हैं 1623 ईस्वी में डचों से एक बहुत भारी गलती हो गई। 1623 ईस्वी में डचों से एक बहुत भारी गलती हो गई। यहां पर डचों के द्वारा 10 अंग्रेज तथा 9 जापानियों की हत्या कर दी गई। डच ने यहां पर एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिसमें उसने 10 अंग्रेज तथा 9 जापानियों की हत्या कर दी। यह हत्या ही डचों के लिए काल साबित हुआ, क्योंकि अंग्रेज अब इससे डचों से क्या करेंगे? घृणा करने लगेंगे। और घृणा करने के कारण 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में पराजित करके भारत से डचों का नामो निशान मिटा देंगे। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पद्धति पर आधारित था। डच व्यापारिक अवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पद्धति पर आधारित था। यानी कि
आपस में सामूहिक रूप से व्यापार। समझ रहे हैं? जब इंडिया आया तो इसका प्रतिद्वंदी कौन था? पुर्तगाली और अंग्रेज तो शुरुआत ही कर रहा था कि उसको टाइम लगेगा। तब तक डचों ने भारत में पुर्तगालियों के सभी महत्वपूर्ण शहरों पर अधिकार भी कर लिया और समुद्री व्यापार से पुर्तगालियों को निष्कासित भी कर दिया। लेकिन अंग्रेज के नौसैनिक शक्ति के सामने डच न टिक सके। यानी कि पुर्तगालियों को तो डच ने भगा दिया, लेकिन अंग्रेजों की जो नौसेना शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत थी और यही शक्ति के कारण अंग्रेजों की जो नौसेना शक्ति थी काफ़ी मजबूत थी और यही मजबूती के कारण वो पूरे विश्व में राज कर पाया। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों को तो डचों ने भगा दिया, लेकिन अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया डच। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ, जो कि काफी भीषण हुआ और डचों के लिए निर्णायक क्षण हो गया। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया। यानी कि भारत से उसका टिकट कट गया और कहाँ चला गया वो? अब अपने देश हॉलैंड में। अब आते हैं आखिर क्या कारण था कि डच को भारत में असफल होना पड़ा। यानी कि डचों की असफलता का मुख्य कारण क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? ठीक है, तो डच की जो सरकार थी, हमने पहले ही बात करी कि कंपनी पर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर वहां की सरकार, नीदरलैंड की सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था। उसी की देखरेख के अनुसार, सरकार के आदेश के अनुरूप ही 17 व्यक्तियों का जो बोर्ड ऑफ मेंबर था वह निर्णय लेती थी। यही कारण है कि यह कंपनी असफल हो गया। बिना सरकार के आदेश के कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती थी। यानी कि सरकार के सीधे नियंत्रण में होना। अगर यह ब्रिटिश कंपनी की तरह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाती तो वास्तविक रूप से काफी सफल हो जाती। कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी, ये तो हर देश की क्या है, और कर्मचारी, पदाधिकारी कर्मचारी कैसा? भ्रष्ट और अयोग्य। ये किसी भी, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? दीमक कह सकते हैं। किसी भी व्यवस्था को खत्म कर सकता है। कितनी भी बेहतर व्यवस्था बना दिया जाए, लेकिन अगर कंपनी या देश या किसी भी संस्था के कर्मचारी और पदाधिकारी अयोग्य एवं भ्रष्ट हो जाए तो उसकी आप टिकाऊपन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह दीमक की भांति चाट कर उसको सब पूरे के पूरे व्यवस्था को ही चौपट कर देगा, खत्म कर देगा। कौन? अयोग्य पदाधिकारी एवं भ्रष्ट कर्मचारी। समझ रहे हैं? यह काफी बहुत बड़ी बीमारी है किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, जो वर्तमान में भारत काफी बहुत बड़ी क्या कर रहा है? त्रासदी झेल रहा है। किसके कारण? भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी के कारण। अब आते हैं अगला पॉइंट, डचों की तुलना में अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता। हम पहले ही बोले हैं कि डच की जो नौसेना क्षमता थी वह अंग्रेजों के सामने काफी कम थी। अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना शक्ति थी। यही कारण है कि नेपोलियन कभी भी अंग्रेजों से समुद्र में लड़ने का साहस नहीं करेगा। अंग्रेज से नेपोलियन बोनापार्ट समुद्र में लड़ने का साहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जो नौसेना शक्ति है काफी मजबूत है। ठीक है, अब आते हैं डचों का जो व्यापार का उद्देश्य था वो ज्यादा से ज्यादा मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देता था। मसालों के द्वीप पर अधिक ध्यान देना, यानी कि वह दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में जाकर ज्यादा ध्यान देने लगा, जैसे कि इंडोनेशिया। यही कारण है कि वो भारत पर उसका पकड़ कमजोर हो गया। फिर उसकी बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। एक बात बोलिए, आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ेगी? यही भ्रष्ट अयोग्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी के कारण किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो सकती है, बिगड़ सकती है।
एक बात जान लीजिएगा, भारत में जो डचों का आगमन हुआ, आगमन से यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। डच के आने का फायदा भी होगा। सूती वस्त्र निर्यात की स्थिति में पहुंच गया। यानी कि डच ने भारत के सूती वस्त्रों को निर्यात की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा दिया, सर्वोच्च स्थिति पर। यानी कि मसाला का स्थिति अब द्वितीय स्थान पर हो गया। अब भारत से सूती वस्त्र का क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा निर्यात होने लगा। और डचों ने यूरोप में इतना अधिक निर्यात किया सूती वस्त्र का, इतना अधिक निर्यात किया कि कहते हैं कि उस समय पूरे यूरोप में आपके शरीर के वस्त्र से लेकर कमरे के चादर हो, पर्दा हो, हर वस्त्र पर भारतीय का नाम था। यानी कि भारतीय वस्त्र था। इतना ज्यादा प्रभाव था भारतीय सूती वस्त्र का पूरे यूरोपीय बाजार में, घर घर में। यही कारण है कि भारतीय वस्त्रों को यूरोप में निर्यात में इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चल करके वस्त्र उद्योग का ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया। क्योंकि सूती वस्त्र ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया गया भारत से, तो इंग्लैंड वस्त्र उद्योग का ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गया। और बाद में यहाँ की जो पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर थी चरमरा गई और इंग्लैंड से सूती वस्त्र भारत में आयात होने लगा। देख रहे हैं। तो ये रहा आज के लिए हमारा वीडियो, डचों का भारत में आगमन। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।